एपिसोड स्टार्ट होता है तो यीजुन को पता चल जाता है कि बाओ के आदमी यहाँ आए हुए हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो वो टैंग को अपने साथ लेके भागने लगता है उसे बचाने के लिए, मगर बाओ के आदमी वहीं घूम रहे होते हैं। वो इन दोनों को देख लेते हैं कि अरे ये तो यिबो की बेटी है, मगर यीजुन टैंग को उनके हाथ लगने नहीं देता और उसे किसी जगह पर छुपाकर बाओ के आदमियों को अपने पीछे लगा लेता है। काफी टाइम तक वहां वो छुपी बैठी रहती है उसके इंतजार में कि वो कब आएगा, मगर अचानक जैसे ही वो वापस आता है तो उसके सर से खून निकल रहा होता है। यानी कि फाइट करके वो बाओ के आदमियों को भगा देता है और टैंग से कहता है कि डरो मत, तुम सेफ हो। और फिर उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहोगे? तो वो कहता है कि तुम मेरी परवाह ना करो, मेरे पास जगह है, मैं रह लूँगा। और जाने से पहले उसको खाने पीने का सारा सामान लाकर देता है और खुद फिर अपने बॉस जाके स्टूडियो आ जाता है। इसका दोस्त हाओ एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम होता है जिन, और वो इन्हीं के स्टूडियो में काम करती है, म्यूजिक लगाने का, यानी कि डीजे होती है। लेकिन उसकी एक टांग में मसला होता है, वो ठीक से चल नहीं पाती। तो बाओ के जो आदमी होते हैं वो बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर उसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये चीज़ हाओ देख लेता है तो इसका खून खौल जाता है। पहले तो वो बहुत बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो इन लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता, मगर जब वो ये सुनता है कि वो जिन के पास जा रहे हैं उससे बात करने के लिए, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता और वो आकर इन लोगों को खूब मारता है। उसकी भी टांग को जख्मी करने लगता है कि तुम बहुत उसका मजाक उड़ा रहे हो ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ यीजुन अपने स्टूडियो में ही सो जाता है और सुबह जब वापस अपने घर आता है टैंग का हालचाल पूछने के लिए, तो वो घर पे मौजूद ही नहीं होती। वो स्कूल के लिए निकल जाती है तो उसे ढूंढने के लिए खुद भी स्कूल आ जाता है। तो वहाँ शैन फिर से टैंग के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा होता है कि मेरे दोस्त ने टैंग को चाकू लेकर अपने फादर पर अटैक करते हुए देखा। वो एक ही चाल लगा लगा कर बता रहा होता है सबको कि वो मेंटली इल है, ऐसी लगती तो नहीं है। इसकी ये सारी बकवास यीजुन बैठा सुन लेता है। इसका इतना खून खौलता है कि आकर उससे फाइट करता है कि अपनी बकवास बंद रखो और उल्टी पुल्टी बातें मत फैलाओ। इतने में क्लास में टैंग आ जाती है। ये जैसे ही आती है तो इसकी दोस्त आकर इससे कहती है कि जल्दी बाहर चलो, तुम्हारे फादर आकर एक नया तमाशा कर रहे हैं। सारे के सारे बाहर भागकर आ जाते हैं। तो इसका फादर पूरे स्कूल के सामने खड़ा होकर चीख चीख कर बता रहा होता है कि मेरी बेटी ने मुझ पर अटैक किया, वो भी इस यीजुन के चक्कर में। और कहता है कि पूछो इससे, कल रात में तो ये घर पर भी नहीं आई थी, जरूर इस लड़के यीजुन के साथ ही होगी। ये बकवास जब यीजुन सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके फादर को रख के देता है कि शर्म नहीं आती अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। ये तो वहाँ के लोग उसे रोक लेते हैं, वरना इस आदमी का पिटना तो तय था। अब टीचर जिन जो होती है वो फिर से यीजुन को ही गलत समझ रही होती है कि तुम पहले वाले स्कूल में भी यही मारपीट करते थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया था, अब तुम यहाँ पर भी यही करना चाहते हो। मैंने तुम्हें कितनी मिन्नतों के बाद यहाँ रखा था। असल में ये यीजुन अनाथ होता है और जब ये अनाथ आश्रम में होता है तो शायद ये टीचर जोन उसे वहीं मिली होगी, इसीलिए ये इसका अच्छा चाहती है। ये इसे कहता भी है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बुरा तो उसका फादर है, मगर ये यकीन नहीं करती, तो ये इसे और समझाता भी नहीं है और सारे फंड के पैसे उसे अपने पास से दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे इस स्कूल से निकालना है तो निकाल दो, मगर टैंग के साथ कुछ बुरा मत करना, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे इस स्कूल से मत निकालना। ये सुनकर टीचर जिनको गुस्सा आ जाता है कि इसके नज़र में स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गुस्से में इसे निकाल देती है कि अगर तुम्हें स्कूल से निकलने का इतना ही शौक है तो मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, अब जाओ, आइंदा के बाद स्कूल मत आना। इसे इस स्कूल से जाता हुआ देखकर इस शैन को बड़ा सुकून मिलता है, मगर जब ये बात टैंग को पता चलती है तो वो टीचर जिन से सवाल करने आ जाती है कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो उल्टा मुझे बचा रहा था। वो यहाँ यीजुन की हिमायतें कर रही होती है कि आप मुझे स्कूल से निकाल दें मगर उसे स्कूल से ना निकालें, मगर टीचर जिन उसकी एक नहीं सुनती। उधर चा को पता चल जाता है कि यीजुन ने बाओ के आदमियों को रोका टैंग के पास जाने से, तो वो इसे मारने लगता है कि तुम्हें किसने बोला था उनके मैटर में इन्वॉल्व होने को। मगर यीजुन कहता है कि वो अच्छी लड़की है, उसका इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। ऊपर से बाओ के आदमियों को इस हाव ने भी मारा होता है, तो वो इसे भी डांटता है कि तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो। हमें बाओ से दुश्मनी नहीं करनी है क्योंकि ये जानता है कि बाओ कितना बुरा है, उसके पास ज़्यादा कनेक्शन है, इनके पास तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, ये अभी ही इस बिजनेस में आए हैं और पंगे लेना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ 2026 को दोबारा दिखाया जाता है कि इन्हें वो टैंक का लेटर मिलता है 1991 वाला। ये लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो गुड बाय मैसेज है, ये यहाँ कैसे आया। असल में इस लड़की का नाम नियान होता है, इसे पुलिस वाले कॉल करके बुलाते हैं पूछताछ के लिए।
इससे इसके फादर का आईडी कार्ड मांगने लगते हैं जो कि इसके पास नहीं होता। तो ये लोग इसका आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, मगर जब वो इसके फादर की आईडी तक पहुंचते हैं तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा फादर कल ही गुम हुआ है, तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना। वो कहती है कि नहीं नहीं, आपने खुद ही तो वो सीसीटीवी फुटेज मेरे साथ देखा था, मेरे फादर सच में खोए हैं। ये बताता है कि अरे आपके फादर की डेथ तो 20 साल पहले ही हो चुकी है, वो भी जेल में। इसके फादर का नाम जी होंग होता है, मगर जब वो जी होंग की आईडी कार्ड की पिक्चर देखती है तो वो इसका फादर नहीं होता। नियान भी यही कहती है कि ये पिक्चर में मेरे फादर नहीं है, आपके सिस्टम में शायद कोई एरर आ गया होगा, नाम वही है मगर पिक्चर मेरे फादर की नहीं है। और 20 साल पहले जेल में उनकी डेथ कैसे हो सकती है, हमेशा से मेरे साथ ही रहते आ रहे हैं और कल ही खोए हैं। पुलिस वाला भी सर पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर नहीं हो सकता, हम बहुत देखभाल के काम करते हैं। पहले तो आप ऐसा करें कि अपने फादर की आईडी कार्ड लेकर आए, फिर हम देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। मगर इसके पास अपने फादर का आईडी कार्ड कभी होता ही नहीं है, तो वो घर में आके दूसरी चीजें तलाश करने लगती है। तो वहाँ इसे मिठाई के बॉक्स में कुछ चीजें छुपी नजर आती हैं और वो ट्रेन के टिकट्स होते हैं, वो भी किसी शहर के, और एक ही शहर के काफी टिकट्स खरीदे हुए होते हैं। साथ ही साथ इसे एक पोस्ट कार्ड नजर आता है जिसपे टैंक का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और फटाफट टैंक का लेटर लेकर आती है नाम और राइटिंग को चेक करने के लिए। तो जो राइटिंग टैंक के लेटर की थी वो उस पोस्ट कार्ड की भी होती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि टैंक ने ही ये पोस्ट कार्ड भी लिखा है। टैंक के गुड बाय लेटर में उसने अपने शहर का नाम भी लिखा होता है और ये वही शहर होता है जहाँ के उसके फादर ने इतने सारे टिकट खरीदे होते हैं। ये समझ जाती है कि टैंक का मेरे फादर के साथ कोई तो कनेक्शन है। उसका लिखा हुआ पोस्ट कार्ड उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है, तो कहीं वो उससे मिलने के लिए उसी के शहर तो नहीं चले गए। तो ये फटाफट पहली फुर्सत में उसी शहर पहुंच जाती है, मगर पता चलता है कि टैंक तो खुद गायब है। 2 दिन से उसकी गाड़ी पहाड़ों पर खड़ी होती है मगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। पुलिस वाले उसके बेटे को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, जो कि 2 साल से बाहर मुल्क में रह रहा था। उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर गायब है। तो ये भी पहली फुर्सत में वापस आ जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और इसका नाम होता है चैंग। नियान पुलिस वालों से टैंक की इन्फॉर्मेशन हासिल करने आती है, मगर वो लोग इसे नहीं बताते कि हम किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते। तो वो परेशान हो जाती है कि अब मैं टैंक की इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करूँ। जैसे ही ये निकलती है तो उसी पुलिस स्टेशन में चैंग भी आ जाता है अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए। टैंग यहाँ पर दूसरे नाम से रह रही होती है, इसके बेटे को भी नहीं पता होता कि इसका नाम टैंग है। वो तो उसकी आईडी चेक करने के बाद पुलिस वाले इसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर का यूज्ड नेम टैंग था और अभी कोई लड़की आई थी तुम्हारी मदर को ढूंढती हुई, बस कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है तुम्हारे आने से पहले। तो ये भाग कर नियान के पीछे जाने लगता है, उसे वो नज़र आ जाती है तो उसे रोकता है। तो इससे पूछता है कि तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो और उन्हें क्यों ढूंढ रही हो। ये खुश हो जाती है ये सुनकर कि तुम टैंग के बेटे हो, तुम प्लीज़ मुझे अपनी माँ से मिलवा दो, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। और ये इसको अपनी माँ से मिलवा दे इसके लिए ये झूठी कहानियाँ करने लगती है कि मैं टैंग की दूर की रिश्तेदार हूँ। मगर ये पकड़ लेता है कि ये झूठ बोल रही है तो सीधा इसे पुलिस स्टेशन ले आता है और इसे ऐसा लगता है कि इसकी माँ के गुम होने के पीछे इस लड़की का हाथ होगा। मगर यहाँ पर वो क्लियर करने लगती है कि मेरे फादर तो खुद गुम हैं, उन्हीं को ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इनको वो पोस्ट कार्ड और लेटर भी दिखा देती है कि मेरे फादर के पास तुम्हारी माँ का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भी पड़ा है, तो वो दोनों जरूर एक दूसरे को जानते होंगे और शायद अभी वो एक दूसरे के साथ ही हों। पुलिस वाला इनकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये आप दोनों के माँ बाप का प्राइवेट मैटर है, तो बेहतर है आप लोग इसे घर जाकर ही सॉल्व करें। इन दोनों को ये भी लगने लगता है कि शायद हमारे माँ बाप एक दूसरे को पसंद करते होंगे या शायद कोई और बात भी हो सकती है। चैंग नियान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा होता, इसे ऐसा लगता है कि इसने और इसके बाप ने मिलकर मेरी माँ को किडनैप किया है। ये इसे लाख समझाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें क्या मिलेगा ये सब करके, मैं तो खुद अपने फादर को ढूंढ रही हूँ। ये कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो अपने रास्ते जाओ, मैं खुद अकेले अपने फादर को ढूंढ लूंगी। मगर ये मैटर इन दोनों से कनेक्टेड होता है, इसीलिए चैंग कहता है कि ठीक है हम दोनों मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी माँ के घर पर आती है छानबीन करने के लिए। तो इसे वहाँ पर एज इट इज सेम कुकी बॉक्स नजर आता है जो इसके फादर के पास था। बाकी कुछ खास इन्हें मिलता नहीं है तो ये नियान के साथ वापस इसी के शहर आने लगता है उस मेल बॉक्स को इंटेरोगेट करने के लिए, क्योंकि मेल बॉक्स की कहानी भी ये इसे सुना देती है। उधर 1991 में येजुन टैंग से मिलने के लिए खुद आ जाता है और उसे कहता है कि अब से मैं स्कूल तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी खतरा हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। उसे अपना नंबर दे देता है
वो भी अपने स्टूडियो का। टैंग खुश हो जाती है इसके बिहेवियर को देख के और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।